गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो सब लोग? सबको आवाज आ रही है मेरी? लास्ट लेक्चर में यस कुछ सर। एग्जांपल्स मैंने तुम यस लोग को सर, आ दिए। रही आ रहा है। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे लास्ट टाइम होमवर्क के लिए, वो ट्राई किया सबने? हाँ सर। अपन ने टीआईआर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था यस सर। और उसके ग्राफ्स दिखे थे, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे होमवर्क के लिए, वो डिस्कस कर लेते। ये वाला सवाल देखो, यस ये सर। अपन ने लास्ट टाइम क्लास में सॉल्व नहीं किया था ना? नो सर, लास्ट के 3 और वो एक दिया था आपने। अच्छा, ये एग्जांपल देख लेते। देखो यहाँ पे स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू, इट इज प्लेस्ड इन एयर, और लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा नॉट दिया हुआ है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच टीआईआर टेक प्लेस एट द वर्टिकल सरफेस AB। तो जब ये रे AB से जाके टकराएगी, और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे TIR हो, तो AB पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये वाला एंगल, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, राइट? और इस वाले सरफेस पे अपन इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, R। थीटा नॉट और R में क्या रिलेशन होगा, उसके लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। 1 इंटू साइन ऑफ थीटा नॉट इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन ऑफ R। तो अपन को पता है साइन ऑफ R जो है वो साइन थीटा नॉट अपॉन म्यू होगा। इस डायग्राम में मुझे देख के बताओ I और R में क्या रिलेशन होगा? व्हाट इज I प्लस R इक्वल्स टू? 90 डिग्री। 90 डिग्री। दैट मीन्स I को मैं 90 माइनस R लिख सकता हूँ। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो 90 माइनस R शुड बी मोर देन C। दैट मीन्स साइन ऑफ 90 माइनस R शुड बी मोर देन साइन ऑफ C। साइन ऑफ 90 माइनस R मतलब कॉज ऑफ R शुड बी मोर देन साइन ऑफ C। साइन ऑफ C मतलब डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये साइन ऑफ C होगा। तो cos R शुड बी मोर देन 1 बाय म्यू, एंड cos R मैं निकाल सकता हूँ, अगर sin R पता है तो cos R कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर R का अंडर रूट। तो cos R को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन म्यू स्क्वायर। स्क्वायर कर दो इसको, वैसे यहाँ पे भी दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो cos स्क्वायर R के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन म्यू स्क्वायर, ये 1 बाय म्यू स्क्वायर से बड़ा आ जाएगा। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, 1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन म्यू स्क्वायर। दैट मीन्स म्यू स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नॉट से ग्रेटर आ रही, दोनों साइड अंडर रूट ले लो। दैट मीन्स ये जो अपन को आंसर मिला फाइनल, ये म्यू की मिनिमम वैल्यू होगी, और वही पूछा है सवाल में, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ म्यू। सबको समझ में आया ये एग्जांपल? नहीं सर, आपने वो साइन सी में फॉर्मूला पुट किया म्यू आर बाय म्यू डी, उसके बाद क्या किया वो नहीं समझा। हाँ सर। सर इक्वालिटी का भी साइन आएगा ना इसमें? इक्वालिटी नहीं आता ना इसमें, इक्वालिटी वाला केस अपन रिफ्रैक्शन में लेते, याद है? ओके। क्रिटिकल एंगल पे अगर वो इंसिडेंट है तो 90 से रिफ्रैक्ट कर जाएगा। ये समझ में आ गया ना, साइन सी जो है वो 1 बाय म्यू होगा, हाँ सर। और दोनों साइड स्क्वायर कर दिया मैंने। तो cos स्क्वायर R मुझे अगर चाहिए तो मेरे पास ऑलरेडी साइन R का एक्सप्रेशन है। तो cos स्क्वायर R को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर R लिख सकता हूँ ना, एंड साइन स्क्वायर R मतलब साइन साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन म्यू स्क्वायर। ये वैल्यू डाल दो इधर, cos स्क्वायर R की ये वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये मिल जाएगा, और मैथमेटिकली सिंप्लीफाई कर लो इसको, उससे आ जाएगा आंसर। ओके, खुद से सॉल्व किया था किसी ने इसको? सेम आंसर आ रहा था किसी का खुद से? अभी समझ में आ गया सबको कैसे करना है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो ये भी अच्छा एग्जांपल था। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं।
इसको सॉल्व किया था किसी ने खुद से? तुम लोग सॉल्व करते हो कि नहीं होमवर्क मैं जो देता हूँ? सर ये नहीं आया। ट्राई किया था। ट्राई किया मगर आया नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो। What should be the value of refractive index of a glass rod placed in air so that the light entering through the flat surface of the rod does not cross any curved surface of the rod? मान लो ये रॉड है, और हमें एंश्योर करना है कि जो भी लाइट फ्लैट सरफेस से एंटर कर रही, मान लो ये वाली लाइट ऐसे इंसिडेंट है, तो अगर वो यहाँ पे इंसिडेंट है तो यहाँ पे एक बार रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होके जो रे जाएगी वो इसके लिए इंसिडेंट बन जाएगी, और हमें एंश्योर करना है कि यहाँ पे TIR हो। हम चाहते हैं कि कोई भी रे कर्व सरफेस से बाहर ना निकले, तो यहाँ से अगर कोई भी रे बाहर नहीं आ रही तो यहाँ पे TIR होना चाहिए, और TIR होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? आई कौन से एंगल से बड़ा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल। ये जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, राइट? और ये मुझे हर एक रे के लिए एंश्योर करना है, जितनी भी रेज यहाँ से आ रही होगी उन सबके लिए आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो देखो, अगर मैं एक एक्सट्रीम रे बनाऊं, एक रे को अगर मैं ग्रेजिंग इंसिडेंट करवा दूं, ग्रेजिंग इंसिडेंट मतलब 90 डिग्रीज पे, ये वाली रे को ऑब्जर्व करो। अगर ये रे 90 डिग्रीज पे सरफेस से इंसिडेंट है, ये एरर मीडियम है एयर, और ये डेंसर मीडियम, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट करेगी, और कितने एंगल पे रिफ्रैक्ट करेगी? अगर 90 डिग्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? क्रिटिकल एंगल, ये वाला एंगल C होगा, और ये वाली रे अभी यहाँ पे इंसिडेंट होगी, राइट? सर ये रिवर्स केस कंसीडर। रिवर्स केस हो गया, यस, रिवर्स केस। अगर मैं ये एंश्योर कर दूं कि इस रे के लिए भी TIR हो रहा है, अगर मैं ये एंश्योर कर दूं कि ये वाला जो केस मैंने यहाँ पे बनाया, अगर ये आई C से बड़ा होगा तो बाकी सारे रेस का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो डेफिनेटली इस आई से भी बड़ा होगा, तो बाकी सबके लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस C से बड़ा हो जाएगा। ये सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो? नहीं सर, आपने क्या बोला? आप वापस देख, बोल मैं सकते हैं? वापस बता रहा हूँ। मैं इसी डायग्राम में एक और रे बना रहा हूँ। एक रे मैंने बनाया ब्लू कलर से, वो समझ में आया सबको? एक्सट्रीम रे है वो, हाँ जो सर। 90 डिग्री पे जा रही है और रिफ्लेक्ट करने के बाद C एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, और हाँ। कर्व सरफेस पे I एंगल उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। यहीं पे मैं एक और रे बना रहा हूँ। अच्छा, जो सारी रेस सरफेस पे हिट कर रही होगी उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से 90 कुछ भी हो सकता है ना? हाँ सर। यस तो सर। मैं कोई भी अगर बीच में एक और जनरल रे बनाऊं, अभी ये ग्रीन कलर वाली रे को ऑब्जर्व करो, ये जब यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगी तो इस तरीके से रिफ्रैक्ट करेगी और यहाँ हाँ पे सर। जाके हिट करेगी, तो इसका जो Yes. एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको अगर मैं I' मान लूं या फिर I2 मान लूं, तुम देख पा रहे हो I2 डेफिनेटली I से बड़ा होगा। ये डायग्राम sir. बड़ा होगा, तो अगर मैं I को मोर देन क्रिटिकल एंगल एंश्योर कर रहा हूँ तो बाकी सारे रेस भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही होगा, क्योंकि वो तो I से भी बड़े। सर I2 I1 से कैसे बढ़ा है सर? वो कैसे पता चला? अच्छा, अगर मैथमेटिकली अपन को प्रूव करना है इस सर, एंगल और को, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन C कैसा है वो भी नहीं समझा सर। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन C होता है, ये पढ़ा था अपने लास्ट टाइम। यस सर। उल्टा अगर जाएंगे तो क्रिटिकल एंगल पे 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, डेंसर से रेयर, तो रेयर से डेंसर में अगर 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो क्रिटिकल एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यस सर। समझा अभी? हाँ सर। देखो, अभी मुझे बताओ कि I और R में क्या रिलेशन है? I प्लस R 90 होगा, I प्लस R 90 होगा, राइट? यस सर। तो I की जो वैल्यू है वो 90 माइनस R होगी। यस सर। तो अगर मुझे I की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो R की वैल्यू कैसी होनी चाहिए?
मैक्सिमम Maximum. मैक्सिमम। तो अगर मैं ये आंसर कर दूं, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज्यादा हुआ तो टीआईआर हो ही जाएगा ना। टीआईआर नहीं होने के चांसेस कब होंगे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो या छोटा हो। छोटा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा तभी टीआईआर नहीं होने के चांसेस होंगे। तो अगर मैं ये आंसर कर दूं कि जो कम से कम एंगल ऑफ इंसिडेंस रखने वाला रे है उसका भी अगर मैं टीआईआर आंसर कर दूं तो उससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस रखने वाले रे तो डेफिनेटली टीआईआर कर जाएंगे। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। इसीलिए मैं कम से कम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ। मैं ये निकाल रहा हूँ कि जितने भी रेस यहाँ पे एंटर कर रहे होंगे उनमें से जिनका भी सबसे कम से कम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका मैं टीआईआर आंसर कर दूंगा। और कम से कम आई के लिए आर को ज्यादा से ज्यादा होना पड़ेगा। तो अगर इस आर को मुझे मैक्सिमाइज करना है, ये आर मैक्सिमम कब होगा, सी पे ही होगा ना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे ज्यादा होगा। यहाँ वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जब सबसे ज्यादा होगा, इसको आई डैश मान लेते, उस समय ये वाला आर सबसे ज्यादा होगा, और ये वाला आर जब सबसे ज्यादा होगा तो ये वाला आई सबसे कम होगा। समझो अभी? मैक्सिमम आर कितना होगा, सी, तो मिनिमम आई कितना होगा, 90 माइनस सी। और इस मिनिमम आई को भी मुझे क्या आंसर करना है कि ये भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। तो अगर 90 माइनस सी को भी मैं क्रिटिकल एंगल से बड़ा मान लूं, ग्रेटर देन सी, तो यहां से क्या कंडीशन मिल रही है, क्रिटिकल एंगल शुड बी लेस देन 45। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? सर ये वापस रिपीट करो ना सर प्लीज। सर वो आर मैक्सिमम होना चाहिए, उसके बाद आपने क्या किया सर वहीं से नहीं समझ रहा है। यस एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ वापस। आर मैक्सिमम यहाँ तक समझ में आया क्या तुम्हें? आर मैक्सिमम होना चाहिए। हाँ यस सर। सर। मैं मिनिमम आई क्यों निकाल रहा हूँ, बताओ, तुम बताओ मुझे, मैं तुमसे सर- आंसर चाहता हूँ। सर सर जब क्योंकि अगर आई मिनिमम एक एक करके बोलो। का यश, भी यश यस बोलो। सर, सॉरी सर। हाँ सर, अगर मिनिमम आई का भी टीआईआर हो जाएगा तो उससे बड़े वालों का भी हो जाएगा, इसके लिए आप मिनिमम निकाल। और इसीलिए मैं मिनिमम वाला निकाल रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, और आई मिनिमम कब होगा, जब आर मैक्सिमम होगा। जब आर मैक्सिमम होगा। यस सर। अच्छा, अभी मुझे आर को मैक्सिमम करना है। ये वाले सरफेस पे ये जो रेज आ रही है इसके करस्पॉन्डिंग मुझे आर को मैक्सिमम करना है। तो तू देख पा रहे है जैसे जैसे ये आई डैश बड़ा होगा ये आर भी बड़ा होते जाएगा। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी ना जब आई 90 हो जाए, उस समय आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सी हो जाएगी। हाँ सर। तो अभी ये समझ में आ रहा है तुम्हें कि मैक्सिमम आर जो है वो सी के इक्वल होगा। यस सर। और मैक्सिमम आर अगर सी के इक्वल है तो मिनिमम आई 90 माइनस सी होगा। यस सर। और हमें क्या आंसर करना है कि ये जो मिनिमम आई एंगल ऑफ ग्रेटर देन इंसिडेंस सी। है वो भी ग्रेटर देन सी हो जाए। तो हाँ बाकी यस सारे सर। आईज की तो ग्रेटर देन सी हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। हाँ तो यस सर, यस कंडीशन सर, क्या मिला समझा। यहाँ से, सी लेस देन 45। समझ में आया सबको अभी? 45। यस सर, समझ गया। यस सर। देखो अभी अगर मैं दोनों साइड, मेरा टारगेट क्या है, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो सी लेस देन 45 मिल गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे दोनों साइड साइन ले लेना चाहिए। साइन ऑफ सी विल बी लेस देन साइन ऑफ 45। सबको पता है साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन लेने पर इनइक्वालिटी साइन रिवर्स नहीं होगा। वही अगर तुम कॉस लेते तो क्या होता, साइन रिवर्स हो जाता। ये पता है सबको? यस सर। एंड व्हाट इज साइन ऑफ सी? साइन ऑफ सी 1 अपॉन म्यू होगा। 1 अपॉन म्यू इज लेस देन 1 अपॉन √2, राइट? इसका मतलब म्यू की वैल्यू जो है वो √2 से बड़ी होनी चाहिए। यस और नो? यस हाँ सर। सर। ये कंडीशन है। तो अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कंडीशन मिल गया। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से बड़ा हो जाएगा तो कोई भी रेस कर्व सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि सारी की सारी रेस कर्व सरफेस पे टीआईआर परफॉर्म कर रही होगी। सर समझा ये अभी? आई डैश जो आपने बनाया वो किसके लिए बनाया? आई डैश यहाँ पे ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, फ्लैट सरफेस पे जो रे आ रही है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये तो आसान था, ये किया सबने। देखो इसमें एक ट्रिक है जो तुम्हें पता होना चाहिए। सवाल वैसे आसान है बट
रे कहाँ से कहाँ इंसिडेंट है यहाँ पे, रेरर से डेंसर या डेंसर से रेरर? सवाल देख के बताओ। सर एरर से डेंसर Rarer to denser. Rarer to denser, correct, rarer से denser. Find the angle of refraction in a medium of refractive index 2 if light is incident in vacuum. मतलब ये वैक्यूम पे वो इंसिडेंट है, वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले सकते, Yes, sir. तो इंसिडेंट रे वैक्यूम से आ रही और इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही वो क्रिटिकल एंगल का डबल है, ट्वाइस ही क्रिटिकल एंगल। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम देख पा रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो डेफिनेटली क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। Yes, sir. बट क्या यहाँ पे टीआईआर होगा? No. No, No, sir. sir. टीआईआर तब होता है जब डेंसर से रेरर रे जाती हुई आई ग्रेटर देन सी होता, बट यहाँ पे तो रेरर से डेंसर जा रहा है ना, तो टीआईआर होगा कि रिफ्रैक्शन होगा? Reflection. रिफ्रैक्शन। Sorry, refraction. Sorry. ठीक है, ये इस क्वेश्चन में ट्रिक था, उसका ध्यान रखना। रेरर से डेंसर में टीआईआर नहीं होगा, तुम्हें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, और स्नेल्स लॉ से मान लेते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो 1 into sin of 2c इक्वल्स टू 2 into sin of r। अच्छा पहले c निकाल लेते, c कैसे निकालेंगे? sin of c का फॉर्मूला आसान है, रेरर अपॉन डेंसर 1/2, तो यहाँ से c π/6 आ जाएगा, दैट मीन्स 2c विल बी π/3, तो sin of π/3 कितना हो जाएगा? √3/2 इक्वल्स टू 2 times sin r। तो फाइनली sin r की जो वैल्यू है वो √3/4 आ रही है, तो अपना जो फाइनल आंसर है उसको मैं sin इनवर्स ऑफ √3/4 लिख सकता हूँ। समझा ये सबको? सर वो अगर एंगल सी होता तो भी तो रिफ्रैक्शन ही होता ना। रिफ्रैक्शन ही होता, डेंसर से रेरर में जाएंगे तभी टीआईआर हो सकता है, बट रेरर से डेंसर के केस में टीआईआर कभी भी नहीं हो सकता, नहीं होगा। यस सर। ऑलवेज रिफ्रैक्शन। ओके सर तो क्रिटिकल एंगल बस सॉल्व हो जाए इसके लिए दिया था। हाँ बस सॉल्व कर लो, फॉर्मूला से क्रिटिकल एंगल निकाल दो, और क्रिटिकल एंगल के टर्म्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस डबल दे दिया है ना। यस सर। ओके अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो अभी, सर्कल ऑफ विजन। सर एक और आपने दिया था। एक और कैसा एग्जांपल था? सर वो मतलब वो आपने बताया था ना कि कंटेनर में अगर वाटर रहेगा तो फिर वो पॉइंट जो एकदम दूसरा पॉइंट दिखेगा, वो क्या नाम था? लिमिटिंग रे सर, उस पे एक दिया था आपने। एक सेकंड, आई थिंक कोई स्पैमर है अपने साथ। हाँ सर, कोई यस सर। स्पैमर है। मैं वेटिंग रूम एनेबल कर देता। सर मैंने कर दिया था। अच्छा तुमने कर दिया था क्या? ओके ठीक है। अच्छा एक तुम कौन से एग्जांपल की बात कर रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रे पढ़ाया था ना, उस पे आपने ये एग्जांपल दिया था। अच्छा वो पानी वाला शायद मैंने पढ़ा दिया था ना, ये ठीक है। एक सेकंड, हाँ हाँ ये सर वाला यही। ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था ना अपने, नहीं ये वाला। सर ये मैं क्वेश्चन बोल रहा था सर, क्वेश्चन। अच्छा मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, क्वेश्चन जो तुम बोल रहे हो उसको बाद में देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। मान लो ये एक इंटरफेस है जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लेते, इसका 1 मान लेते। हो सकता है कि ये मीडियम पानी हो या फिर कोई भी लिक्विड हो, और इसके अंदर अपन ने एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा हो, इसको S नाम दे दो। तो यहाँ से सोर्स से जो लाइट रेज एमिट होगी वो जाके इंटरफेस को टकराने वाली। सर न्यू टॉपिक चालू है। न्यू सब टॉपिक, क्रिटिकल एंगल वाला ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। ये कौन है यार बीच में, हटा दो इसको। किसी ने नोटिस किया क्या? सर T100 दीपेन। यश सर T100 दीपेन। T100 दीपेन, निकाल दो यार यश इसको। डन सर। ओके थैंक यू।
देखो यहाँ पे जो रेज है जब वो इंटरफेस से टकराएगी, जैसे जैसे रेज बाहर की तरफ जा रही, तुम देख पा रहे हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है। रे यहाँ पे टकराएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा और हो सकता है कि रेज रिफ्रैक्ट कर जाए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो ये रे रिफ्रैक्ट कर जाएगी। जैसे जैसे रेस बाहर की तरफ जा रही, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। इस समय क्या होगा, रेस कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, कितने एंगल पे, 90। 90 डिग्रीज पे। और इसके बियॉन्ड जो भी रेस जा रही है, क्या ये वाली रेस बाहर निकल पाएगी? TIR होगा। यहाँ पे तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो यहाँ पे TIR होगा। मतलब इस पॉइंट के बियॉन्ड कोई भी रेस बाहर नहीं निकल पा रही होगी। यस सर। यस सर। है ना, तो इसी कॉन्सेप्ट को अपन को यूज करना है। जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ पे अपन को मिला है पॉइंट ए, वैसे ही एक पूरा सर्कुलर रीजन मिल जाएगा हमें 3D में। जितने भी रेज है वो खाली सर्कुलर रीजन से ही बाहर आ पाएगी। सर्कुलर रीजन के दूसरे साइड पे उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा एंड TIR की वजह से वो रे बाहर ही नहीं आ पाएगी। ओके, तो जो ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा, इस वाले ऑब्जर्वर को खाली ये सर्कुलर रीजन ही ब्राइट पैच की तरह दिख रहा होगा। इसको लग रहा होगा कि जो भी सोर्स से लाइट रेज है वो खाली इसी सर्कुलर रीजन से बाहर आ पा रही, बाकी सारे पैचेस उसको डार्क दिखाई देंगे। है ना शुभम? हाँ सर, तो मैं पूछ रहा था, अभी आप बोले कि ये सर्कल जो भी बनेगा सर, उसमें से ही जो भी रेज बाहर आएंगे वही आ पाएंगे ना, लाइक बाहर? करेक्ट, इसे आ पाएंगे। करेक्ट। तो सर जो एकदम परपेंडिकुलर जाएगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल ना देन? करेक्ट, जो नॉर्मल होगा वो सर्कल का सेंटर होगा। ये डायग्राम अप टू स्केल नहीं है बट ये सर्कल का सेंटर होगा, ये बोल सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो सर्कल का जो रेडियस होगा उसको अपन डिराइव कर सकते हैं। देखो मैं एक डायग्राम सर को सर्कल होगा कि एलिप्स होगा? मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर्कल क्यों होगा वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एलिप्स नहीं होगा, सर्कल होगा। अभी अगर आपने बनाया था ना। 3D डायग्राम देखो इसका, मान लो ये प्लेन, ये प्लेन सरफेस है जो इन दोनों को सेपरेट कर, और क्रिटिकल एंगल पे अगर मैं एक कोन बना दूं, क्रिटिकल एंगल का रेफरेंस लेते हुए, तो कोन का जो बेस होगा वो तो सर्कल होगा ना, और इसके बेस पे जितने भी रेस इंसिडेंट होंगे, इसके बेस पे, इसके सर्कुलर पॉइंट्स पे जितने भी रेस इंसिडेंट होंगे वो सब TIR करने वाले। ये देख पा रहे हो तुम लोग 3D में? वैसे यहाँ पे भी जो रेज होगी उसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल ही होगा, तो वो भी इस तरीके से TIR कर जाएगा। तो सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स पे जो भी रेस इंसिडेंट होगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होगा। दैट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90, एंड उसके बाहर जितनी भी रेस गिरेगी उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, राइट? दैट मींस वो सारी रेस TIR कर जाएगी। समझा सबको अभी सर्कल क्यों होगा? नहीं सर। 3D में तुम्हें विजुअलाइज करना पड़ेगा यार। सर वो एक्सट्रीम रेज 90 डिग्री जाएगी वो समझा, और ये वाली ऐसा रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन उससे सर्कल होगा वो कैसे डिटरमाइन हुआ? कोन, एक कोन को विजुअलाइज कर। कोन के वर्टेक्स पे सेम एंगल बनाने वाले सारे पॉइंट्स सर्कल पे लाई करेंगे ना, जो कोन के बेस पे फॉर्म हो रहा है। हाँ यस सर, समझा। समझा अभी, विजुअलाइज कर पा रहा है? हाँ सर। ओके, सो देखो अभी जो सर्कल बन रहा होगा उसका अपन रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे। मान लो जो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, उसका जो डेप्थ है, उसका जो डिस्टेंस है, वो इंटरफेस से h दिया हुआ है। ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो सबसे एक्सट्रीम रे बना लेते जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। यस सर। और एंगल C अपन निकाल सकते हैं, अपन को पता है कि साइन ऑफ C इज 1/μ। यस सर। और सर्कल का जो ये सर्कल का सेंटर होगा, तो इसको अपन सर्कल का रेडियस बोल सकते हैं R, और ट्रिग्नोमेट्री से वी कैन सी दैट रेडियस ऑफ द सर्कल R will be equals to h times tan of C। साइन ऑफ C पता है तो tan of C भी निकाल सकते हो।
साइन ऑफ सी 1/μ दिया हुआ है, तो इस एंगल को अगर मैं सी मान रहा हूँ, ऑपोजिट 1 हाइपोटेन्यूज म्यू, तो एडजेसेंट μ² - 1 का अंडर रूट हो जाएगा। तो tan ऑफ सी को मैं 1/√ऑफ μ² - 1 लिख सकता हूँ। तो ये r मिल गया, द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर रेडियस मिल गया तो एरिया क्या होगा सर्कल का, πr², πh² μ² - 1। मतलब ऐसा लगेगा कि लाइट इसी एरिया से बाहर आ रही होगी। बाकी सारे पॉइंट्स पे क्योंकि लाइट रेस बाहर ही नहीं आएगी तो वो अपन को डार्क दिखाई देंगे। ओके, शुभम बताओ क्या डाउट है? मुझे बस एक तुम्हारी वॉइस शुभम, सर मुझे छोटा सा डाउट है कि जो अभी इधर जो म्यू है सर, उधर हम कौन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू डालेंगे, मीडियम 1 या मीडियम 2? ये वाले मीडियम का म्यू वो दिया रहेगा ना सवाल में। मीडियम 1 को तो मैं इसको तो मैं एयर मान रहा हूँ। अगर मान ले ये भी एयर नहीं होता, ये कुछ और होता, तो साइन सी को मैं 1/μ लिखने के बजाय रेयर अपॉन डेंसर लिख देता ना। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। सर तो फिर हम लोग को डिराइव करना पड़ेगा जब ऐसा आएगा। डिराइव कर लो यार, यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम ये फॉर्मूला को मेमोराइज करो। यस सर। डिराइव करना काफी आसान है ना, 2 ही स्टेप्स का तो काम है। इनफैक्ट आर तो तुम्हें एक ही स्टेप में मिल गया। ट्राइंगल में आर की वैल्यू जो है वो h tan से तुम्हें दिखाई दे रहा है डायरेक्टली, और सी निकालने के लिए तुम्हारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल वाला। ये ज्यादा जनरल फॉर्मूला होगा, इसको यूज कर लो एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिराइव कर लो, ठीक है? अलग से मेमोराइज मत करो इसको। इस पे एक एग्जांपल दिखते, ये वाला एग्जांपल देखो। आयुष कुछ पूछना है तुम्हें? देखो इस एग्जांपल में सोर्स ऑफ लाइट को क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ। एक सोर्स ऑफ लाइट है जिसको क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है, और हमसे पूछा है कि क्यूब के फेस पे कितना फ्रैक्शन ऑफ रे बाहर आ पाएगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्यूब मस्ट बी कवर्ड सो एज टू प्रिवेंट द स्पॉट फ्रॉम बीइंग सीन फ्रॉम आउटसाइड। क्यूब का साइड दिया हुआ है ए, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या होगी? सोर्स का क्यूब के फेस से जो डिस्टेंस है वो a/2 होगा, राइट? ये डिस्टेंस पता है मुझे, a/2। यार वो कहाँ दिया है? सेंटर पे दिया है ना, तो सेंटर से साइड तक डिस्टेंस a/2 होगा ना। ये खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हो तुम। सॉरी टोटल सर, साइड अगर पढ़ा a है नहीं तो था। हाँ, तो उसको सेंटर पे मान लो। ये सेंटर पे दिया हुआ, तो ये डिस्टेंस a/2 है हमारे पास, और मुझे पता है कि जो रेस क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होगी वहां से कोई भी रेस बाहर नहीं आ पाएगी इसके बियॉन्ड। तो ये सर्कल का रेडियस होगा, तो r विल बी इक्वल टू a/2 sin c, सॉरी a/2 tan c, एंड वी नो दैट sin c वाज 1/μ। तो tan c कितना होगा? μ² 1/μ² √μ²। -1 का अंडर रूट। तो क्यूब का जो एरिया होगा, सॉरी सर्कल का जो एरिया होगा जहां से रेस बाहर आ सकती, वो πr² होगा, मतलब πa²/4 μ² - 1। इतने एरिया से रेस बाहर आ रही है, और इतने एरिया को अगर मैं कवर कर दूं तो कोई भी रेस बाहर नहीं आ पाएगी। और ये साइड के टोटल एरिया का कितना फ्रैक्शन होगा? पूरे साइड का एरिया कितना होगा? a²। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा? सर्कल का एरिया πa²/4 μ² - 1 अपॉन स्क्वायर का एरिया a²। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा π/4 μ² - 1। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्यूब पूछा है ना, टोटल सरफेस एरिया लेके ना नीचे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्यूब, एक्चुअली क्यूब साइड होना चाहिए, पूरे क्यूब का तो इट डजंट मेक सेंस ना। सर क्योंकि एक ही साइड पे दिखेगा ना इसके लिए। हाँ, अपन एक ही साइड पे कवर कर रहे हैं ना, दूसरी साइड पे तो कर ही नहीं रहे। यस सर। पूरे क्यूब का भी पूछा होता तो यही कहानी सब जगह हो रही होती। तो अगर तू क्यूब का टोटल एरिया लेता तो सर्कल को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता ना, सर्कल के एरिया को, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। सेम कहानी हर एक फेस पे हो रही। तो साइड नहीं भी दिया तो भी पूरे क्यूब के लिए भी सेम ही फ्रैक्शन आ जाएगा, राइट? ओके,
देखो अभी एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अपन ने स्नेल्स लॉ के इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ा था कि अगर मल्टीपल मीडियम्स में तुम्हें गिवन, मान लो ये मीडियम 1 2 3 ऐसे बहुत सारे मीडियम्स है 4 5, और अगर मैं मान के चलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जा रहा है और कोई रे यहाँ से एंटर कर रही, तो क्या कहीं भी टीआईआर होने का चांस होगा? रे हमेशा रेयर से डेंसर एंटर कर रही है ना इस केस में, तो कहीं पे भी टीआईआर नहीं होगा और रे हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। हाँ सर। लेट्स से दिस एंगल इज θ1, ये एंगल को मैं θ2 मान लेता हूँ, तो ये वाला एंगल भी θ2 होगा एंड सो ऑन, θ3 θ4 एंड फाइनली θ5। तो अगर मुझे θ1 और θ5 में रिलेशन निकालना है, क्या बीच वाले मीडियम्स मैटर करते? अपन ने सीखा था स्टार्टिंग में, अपन डायरेक्टली फर्स्ट से लास्ट में अपन स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ μ1 sin theta phi इक्वल्स टू μ5 sin θ5। ये रिजल्ट याद है सबको? यस सर। अगर तुम बीच में मल्टीपल टाइम स्नेल्स लॉ अप्लाई भी करोगे तो भी फाइनली फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन को ऑब्जर्व करके तुम्हें यही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम अपना काफी सारा टाइम बचा सकते हो। बीच वाले मीडियम्स में स्नेल्स लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं एक डिफिकल्ट एग्जांपल में अप्लाई करता हूँ, मान लो एक एग्जांपल हमें ऐसा दिया हुआ है जिसमें ये एक रेफरेंस लाइन है, हमारा रेफरेंस इंटरफेस, जिसको मैं y इक्वल्स टू 0 नाम दे रहा हूँ, y इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे एयर का मीडियम है और y इक्वल्स टू 0 से एक नया मीडियम स्टार्ट हो रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं है। अपन ने पिछले एग्जांपल में ऐसे डिस्क्रीट मीडियम्स को डिफाइन कर दिया था, इतने के लिए ये कांस्टेंट μ2, इतने के लिए ये कांस्टेंट μ3 एंड सो ऑन। बट अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, और वो ग्रेजुअली इंक्रीज कैसे होगा उसके लिए हमें एक फंक्शन पता होना चाहिए। तो मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंक्शन दिया हुआ है और वो किसका फंक्शन होगा? y का फंक्शन, वो y के साथ ग्रेजुअली चेंज होते जा रहा है। और मान लो इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब जैसे जैसे y बढ़ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ते जा रहा है। ओके, तो इस केस में रे कैसे बिहेव करेगा? जो भी रे यहाँ पे एंटर करेगी, देखो पिछले एग्जांपल में दो मीडियम्स के बीच में रे कैसा था? रे स्ट्रेट लाइन था। रे ने एक बार रिफ्रैक्शन किया स्ट्रेट लाइन, फिर वापस रिफ्रैक्शन किया वापस स्ट्रेट लाइन। बट इस केस में तुम देख पा रहे हो रेस कंटिन्यूसली अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट करती जाएगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है एज अ फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के बजाय तुम्हें कर्व मिल जाएगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? और ये कर्व कैसा होगा? इट विल कंटिन्यूसली बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरीके से अंदर बेंड करते जाएगा, रे इस तरीके से पाथ फॉलो करेगा। यहाँ पे रेफरेंस के लिए अगर मैं y पे एक और सरफेस बना दूं, रेफरेंस के लिए अगर मैंने किसी भी जनरल डिस्टेंस y पे एक सरफेस बना दी और यहाँ पे एक नॉर्मल बना दी, रे का डायरेक्शन में कैसे ले सकता हूँ? अगर रे किसी भी पाथ के अलोंग जा रही है या फॉर दैट मैटर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ के अलोंग जा रही है, तो उसका डायरेक्शन हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होता है। ये पता है सबको? सर क्या बोला आपने? कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या कोई भी रे किसी पाथ को फॉलो करते हुए जा रही, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे रे का डायरेक्शन निकालना है तो वो डायरेक्शन उस पाथ के टेंजेंशियल होगा। यस सर। तो अगर मान ले ये रे को अगर मैं आगे एक्स्ट्रापोलेट भी करूँ, आगे जाके मान ले ये ऐसे और कर्व होते जा रही, डजंट मैटर, बट यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे रे का डायरेक्शन दिखना चाहता तो वी नो दैट इट विल बी टेंजेंशियल लाइक दिस, टेंजेंशियल टू दिस कर्व, है ना? ये वाला जो एंगल है लेट्स कॉल दिस θ1 एंड लेट्स कॉल दिस θy। किसी भी y डिस्टेंस में मान लेते रे ने नॉर्मल के साथ θy एंगल बना ली। तो यहाँ पे मैं एक तरीके से ऐसा मान सकता हूँ कि डिस्क्रीट मीडियम्स के बजाय यहाँ पे इनफाइनाइट मीडियम्स है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। 0 से y तक जाते जाते हमने बहुत सारे मीडियम्स को एनकाउंटर किया होगा, बट क्या उससे फर्क पड़ेगा? मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ इवन इन दिस केस। बीच वाले मीडियम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कंटिन्यूस हो या फिर डिस्क्रीट हो। तो डायरेक्टली स्टार्ट से एंड तक अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लो, तो 1 इंटू साइन ऑफ θ1 इक्वल्स टू
पॉइंट P पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? जो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का एज अ फंक्शन ऑफ y दिया हुआ, पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है? y डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। एज एन एग्जांपल, अगर मान लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एज अ फंक्शन ऑफ y 1 प्लस y दिए, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तुम्हें सवाल में दिया रहेगा। तो अगर 1 प्लस y दिया हुआ है तो पॉइंट P में मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 प्लस y ले सकता हूँ इंटू साइन ऑफ थीटा y। इसको सॉल्व करके मुझे साइन ऑफ थीटा y मिल जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं तुम्हें एक और एग्जांपल में बता दूंगा। यहाँ पे अपन खाली कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, सॉल्व करने का तरीका। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को भी? शुभम बताओ। So mu 1 plus ये ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ यार मैं, म्यू कैन बी एनी फंक्शन ऑफ y। मैंने ऐसी रैंडम एग्जांपल दे दी कि अगर एग्जांपल में okay sir. ये वैल्यू गिवन हो तो अपन म्यू के बजाय 1 प्लस y लिख देंगे, या कुछ और दिया होता तो मैं वही वैल्यू डाल देता, इधर जो भी फंक्शन दिया होता वो डाल देता। ओके, हाँ सर समझा। तो उससे मुझे साइन थीटा y मिल जाता। ओके, अभी मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कि ये जो रे जो जिस कर्व के अलोंग जा रहा होगा उस कर्व का शेप कैसा होगा। तुम लोग ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है? प्रोजेक्टाइल Yes, मोशन sir. में जो भी बॉडी Yes. प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करती है उसका शेप कैसा होता है? पैराबोला। पैराबोला। और ये Parabola. पैराबोला तुम क्यों बोल पा रहे हो? क्योंकि तुमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिराइव किया था, राइट? यू हैड Yes, डिराइव्ड sir. y इक्वल्स टू Yes, x sir. tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन gx 2 squared. cos स्क्वायर थीटा। Yes, sir. तो किसी भी Yes ट्रेजेक्टरी, sir. किसी भी कर्व का शेप जानने का बेस्ट तरीका क्या होता है? उसका इक्वेशन निकाल लो। और इक्वेशन मतलब व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? रिलेशन बिटवीन y एंड x। किसी Yes, भी sir. चीज का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है y और x में रिलेशन। y और x में रिलेशन। तो यहाँ पे भी अगर मुझे पता लगाना है कि रे किस पाथ में जा रहा है, उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा, तो यहाँ पे भी मुझे y और x में रिलेशन निकालना पड़ेगा। और y और x में रिलेशन निकालने के लिए अभी मेरे पास खाली इतना इंफॉर्मेशन है, साइन ऑफ थीटा बाय इज सम वैल्यू, वी नो दैट वैल्यू। अच्छा, अभी इस एंगल को अगर मैं थीटा x मान लूं तो मैं थीटा x भी निकाल सकता हूँ। थीटा x प्लस थीटा y वी नो इज 90। तो यहाँ से जो भी साइन ऑफ थीटा y आया था उसको मैं कॉस ऑफ थीटा x लिख सकता हूँ। सर वो थीटा एक्स कैसे हुआ वो? मैंने अज्यूम कर लिया, हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल मैंने थीटा x मान लिया। ओके Assume. सर। तो थीटा x विल बी 90 माइनस थीटा y ना, या थीटा y विल बी 90 माइनस थीटा x। तो अगर साइन थीटा y ये वैल्यू के इक्वल है तो कॉस थीटा x भी उसी वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। और कॉस थीटा x से मैं tan थीटा x भी निकाल लूंगा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज यूज करके। सर नहीं समझ रहा है सर। सर ये cos थीटा एक्स के बाद क्या? सर cos थीटा एक्स क्या होगा? Please repeat. ओके, लेट मी रिपीट। ये समझ में आ रहा है तुम्हें? थीटा x प्लस थीटा y विल बी 90। यस सर। कौन था भाई ये? सर ये 645 वीरती 645 वीरती। यश, यार देख लो यश, 645 जो भी है वो। सर मुझे एक डाउट था। हाँ शुभम बताओ, क्या डाउट था? सर ये जो ब्लू लाइन और ये जो ब्लैक लाइन है उसके बीच में बहुत सारे डिफरेंशिएटिंग मीडियम्स है ना? यस, वो कंटिन्यूअसली उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ते जा रहा है। अच्छा ओके सर, थैंक यू। ठीक है, देखो यार अभी ज्योमेट्री कैलकुलेशन तुम्हें समझ में आना चाहिए। इधर साइन थीटा y मिल गया, थीटा x प्लस थीटा y इज 90। दैट मीन्स थीटा y को मैं 90 माइनस थीटा x लिख सकता हूँ। साइन थीटा y था, ये कौन सा दूसरा नमूना है? वही है क्या ये? हाँ सर, ये 645 एक से बढ़कर एक भरे पड़े यार इस बैच में, कुछ कर नहीं सकते, फालतू में अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। यश मिला क्या तुम्हें? वो निकाल दो यार उसको। सर नहीं मिला। A645 वीरती VIRTI 645 वीट थी ये, एक सेकंड मैं निकाल देता हूँ इसको। ओके, देखो साइन थीटा y तुम्हें मिल जाएगा यहाँ से। तो थीटा y को अगर मैं 90 माइनस थीटा x लिख दूं तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा x विल बी दैट वैल्यू। दैट मींस cos थीटा x विल बी दैट वैल्यू। और cos थीटा x से मैं tan थीटा x निकाल रहा हूँ। tan थीटा x क्यों निकाल रहा हूँ? मुझे बताओ, किसी भी कर्व से जो भी टेंजेंट लाइन होता है वो अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा x एंगल बना रहा है तो tan थीटा x को मैं क्या मान सकता हूँ उसका?
Slope. Slope. Can I say this will be the slope of the curve Slope. Yes, sir. at point P? और स्लोप को अपन एक और तरीके से क्या लिखते हैं, dy by dx. तो एक बार tan थीटा x मिल गया तो dy by dx भी मुझे y के टर्म्स में मिल जाएगा, और इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके अपन y एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल सकते हैं. देखो यहाँ पे मैं तुम्हें खाली एक जनरल अप्रोच बता रहा हूँ ऐसे टाइप के सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना. कोई भी एक जनरल y ले लो, तुम्हें ऑलरेडी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एज अ फंक्शन ऑफ y दिया रहेगा, तो स्टार्ट से जनरल पॉइंट p तक स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो. फर्स्ट स्टेप, अप्लाई स्नेल्स लॉ फ्रॉम स्टार्ट टू एनी जनरल पॉइंट y. स्नेल्स लॉ अप्लाई करके साइन ऑफ थीटा y निकाल लो. साइन ऑफ थीटा y मिल गया तो कॉस ऑफ थीटा x भी मिल जाएगा, tan ऑफ थीटा x मिल जाएगा, उसको स्लोप बोल लो dy by dx, और जो भी ये इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करके अपन आंसर निकाल सकते हैं. मैंने जो भी एक्सप्लेन किया हुआ है सेम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लेट अस ट्राई टू डू इन दिस एग्जांपल. सर आप Same स्टेप्स चीज़। लिख सकते हो क्या? मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, देखो इस एग्जांपल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अपन देखेंगे. पहले एग्जांपल पढ़ लो, एग्जांपल को पहले समझ लो. A ray of light is traveling in air and it is incident at grazing angle. Grazing angle पे incident मतलब angle of incidence कितना होगा, 90. Angle of incidence is 90. On a long rectangular slab of transparent medium, thickness 1 दिया हुआ है स्लैब का. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वो ओरिजिन है 0,0, और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फंक्शन ये दिया हुआ है. अपने पिछले केस में जो 1 + y माना था, ये लोग ने k y⁴ + 1 द होल टू द पावर 1/2 ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जहां पे k की वैल्यू 1 गिवन है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन 1 मान सकते. सवाल का जो पहला पार्ट है उसमें अपन को स्लोप ऑफ ट्रेजेक्टरी एट एनी पॉइंट एंड द इंसिडेंट एंगल एट दैट पॉइंट, ये दो चीजें निकालना. मैं डायग्राम को वापस रीड्रॉ कर रहा हूं. ये y एक्सिस, सर स्लोप और इंसिडेंट एंगल का रिलेशन पूछा है. बता रहा हूँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ. पहले ये डायग्राम देख लो. रे कहाँ पे इंसिडेंट है, ओरिजिन पे, और ओरिजिन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 90 ये डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को 90 मान सकते हैं इनिशियल वाला, और ये वाला जो मीडियम है वो भी एयर है, तो ये वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लो, वैक्यूम. और रे जैसे यहाँ पे एंटर करेगी वो ऐसे कर्व पाथ फॉलो करने वाली, कर्व पाथ फॉलो करेगी. तो मैं यहाँ पे अगर कोई भी जनरल, इसको पॉइंट ए मान लेते और इसको कोई भी जनरल पॉइंट बी मान लेते, तो फर्स्ट स्टेप इज स्टेप 1, चूज जनरल पॉइंट बी. जनरल पॉइंट बी चूज कर लो जिसका कोऑर्डिनेट्स तुम x, y मान सकते हो. तो b का अगर y कोऑर्डिनेट मैं y मान रहा हूं, तो b पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं लिख दूंगा, न्यू एज अ फंक्शन ऑफ y. और यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल इंटरफेस बना दूं और एक टेंजेंट डायरेक्शन बना दूं b पे, पॉइंट b पे टेंजेंशियल रे बना दूं, एक टेंजेंट, इसका एंगल नॉर्मल के साथ अगर मैं r मान लूं, मैं डायरेक्टली स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकता हूं a और b के बीच में. अप्लाई स्नेल्स लॉ बिटवीन पॉइंट्स a एंड b. स्नेल्स लॉ अप्लाई करने पर क्या मिलेगा बताओ, पॉइंट a पे 1 × साइन ऑफ 90, साइन 90, और पॉइंट b पे म्यू एज अ फंक्शन ऑफ y इनटू साइन ऑफ r, ये मिल जाएगा स्नेल्स लॉ अप्लाई करने पर. Yes, 1 × साइन ऑफ 90 मतलब 1 × 1, तो यहाँ से साइन ऑफ r जो है वो 1/म्यू एज अ फंक्शन ऑफ y. मतलब ये जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ इधर, 1/k y⁴. अच्छा k भी 1 के इक्वल दिया हुआ है तो k को नहीं लिखेंगे, इसको सिंपली y⁴ + 1 सर वो k के आगे m⁴ 2/3 क्या है सर क्वेश्चन में? वो हाँ सर. यूनिट्स है, उसको वो यूनिट्स है. देख मैं बता रहा हूँ,
मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट्स क्या होना चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन होता है? वो डायमेंशनलेस होता है? नो सर डायमेंशनलेस रहता है। रेशियो है ना सर उसके लिए। क्योंकि वो रेशियो है, राइट? स्पीड्स का रेशियो होता है, वो सबको पता है, तो इट शुड बी डायमेंशनलेस। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में k y⁴/3/2 का टर्म आ रहा है प्लस 1 तो खुद डायमेंशनलेस है, तो ये वाला टर्म भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। y⁴/3/2 का डायमेंशन होता है m⁻³ तो इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए k का यूनिट्स m⁻³ होना चाहिए। ये गलत दिया हुआ है, एक्चुअली इट शुड बी सर वो नहीं समझा अभी आपने क्या बोला। -3। हाँ सर। हाँ सर नहीं समझा। अच्छा मैं बता रहा हूँ, नहीं समझा तो सुन लो, मैं वापस समझा रहा हूँ। ये एक्चुअली यूनिट्स एंड डायमेंशंस का पार्ट है। तुमने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है ना अभी तक, यूनिट्स एंड डायमेंशन? नहीं सर। ओके कोई बात नहीं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस है तो उससे जो टर्म्स अपन ऐड कर रहे हैं ये टर्म्स भी डायमेंशनलेस होने चाहिए ना। डायमेंशनलेस मतलब इनका हाँ कुछ भी सर ये मालूम है। इसका कुछ भी यूनिट्स नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हाँ तू सर। खाली y⁴/3/2 को ऑब्जर्व करता है तो y⁴/3/2 का तो यूनिट्स m⁻⁴/3/2 आ जाएगा। यस सर। तो इसको यूनिटलेस बनाने के लिए k का जो यूनिट्स है वो m⁻⁻⁻³ होना चाहिए, ताकि इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हाँ डायमेंशनलेस यस सर कैंसिल हो जाए। कैंसिल हो यस जाएगा। उसका बस खाली हाँ उतना ही सर। पर्पस है, ठीक है? सर बट क्वेश्चन में तो 3/2 दिया है ना वन। हाँ मैंने चेंज कर गलत दिया दिया ना, मतलब गलत दिया है, उसको मैंने चेंज कर दिया, ये m⁻⁻³ होना चाहिए, ठीक है? ओके सर। ओके सो देखो अभी स्टेप 2 में अपन ने साइन आर निकाल ली एंड लेट्स से ये जो टेंजेंट है पॉइंट बी पे, कोई भी जनरल पॉइंट x, y जो पॉइंट बी था उसका जो टेंजेंट है अगर उसका एंगल मैं x के साथ θx मान लूं, सो वी नो दैट r इज 90 - θx। साइन ऑफ r को मैं साइन ऑफ 90 - θx लिख सकता हूं विच इज cos θx, मतलब cos θx इसके इक्वल होगा। ये अपन को एक्सप्रेशन में हो गया, cos θx इज इक्वल टू दिस। स्लोप निकालने के लिए मुझे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए θx का? tan θx, राइट? तो अगर cos θx पता है तो tan θx निकाल सकते हैं। एक ट्रायंगल बना लो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो एक सर ट्रायंगल बना लो। बोलो। सर ये sin 90 - x कैसे है सर? वो नहीं समझा सर, एक्सप्लेन कर सकते हो वापस? क्या नहीं समझा, वापस बोलो। तो sin r आपने निकाला उसके बाद आपने जो किया वो नहीं समझा। अरे भाई r और थीटा के बीच में एंगल कितना है? 90। r को मैं 90 - θx नहीं लिख सकता। बहुत बेसिक स्टेप्स में डाउट पूछ रहे हो यार यश तुम। r को 90 - θx लिख सकता हूँ ना मैं। साइन ऑफ r इज हाँ साइन सर ऑफ हाँ 90 सर - हाँ। θx, समझा अभी? यस सर। ओके तो बस उसी को फिर cos θx लिख दो। और अभी अपन क्या कर रहे वो हैं अगले समझा। स्टेप में? cos θx को अपन tan θx में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर ये एंगल θx है, ये अगर 1 है और ये अंडर रूट ऑफ जो भी दिया हुआ है, तो ये वाला जो साइड है, देखो मैं इसको एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ। अगर cos थीटा a/b है, cos थीटा अगर a/b है तो इसको a मान लूंगा और इसको b मान लूंगा, तो ऑपोजिट जो है वो b² - a² का अंडर रूट बन जाएगा। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? b² - a² का अंडर रूट अपॉन a, ये लिख सकते हैं अपन tan थीटा को। ये समझा सबको? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री में सबने पढ़ा होगा, cos थीटा अगर a/b है तो tan थीटा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो इस वाले एग्जांपल में a का काम 1 कर रहा है और b का काम ये टर्म कर रहा है, ये बड़ा सा टर्म। तो डायरेक्टली मैं tan θx को b² - a², b² मतलब y⁴/3/2 + 1 अंडर रूट का स्क्वायर मतलब अंडर रूट हट जाएगा, b² - a² मतलब 1² अपॉन a मतलब 1। तो देखो यहाँ से, और इसका अंडर रूट, इस पूरे का अंडर रूट, तो यहाँ से tan θx देखो ये आ रहा है y⁴/3/4। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है यार, देखो सबको समझ में आ रहा है क्या? ये कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या किसी को भी? नो सर। ठीक है, समझा। तो एक बार तुम खुद से लिख के देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से। शायद अभी देखते समय तुम्हें लग रहा होगा कि कोई स्टेप शायद नहीं जा रही दिमाग में, बट लिख के सॉल्व करना, इसमें कुछ भी नया मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, खाली मैथ्स का कैलकुलेशन वाला पार्ट। tan θx अपन को इस तरीके से मिल जाएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट आ गया अपन को, obtain a relation between slope। tan θx मतलब स्लोप, स्लोप विल बी इक्वल्स टू दिस
तो अपन को स्लोप का रिलेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ वाई। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आर, मुझे आर भी मिल गया था यहाँ से। ये दोनों चीजें आ गई मुझे फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट्स। अभी सेकंड पार्ट में मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिराइव करना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को डिराइव करने के लिए अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप 2 में मैंने tan थीटा x निकाल ली, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, tan थीटा x को मैं क्या लिख सकता, dy बाई dx, स्लोप को अपन dy बाई dx लिख सकते। तो dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू y टू द पावर 3/4। और ऐसे टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये तुमने काइनेमेटिक्स 2 में सीखा होगा। काइनेमेटिक्स 2 में काफी सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस तुमने सॉल्व किए होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए dy और dx को अलग कर दो और dy के साथ सारे y के टर्म्स को लाके जोड़ दो। देखो ये स्टेप समझ में आया, dy dx को अलग कर दिया और y टू द पावर 3/4 जब dy के साथ लेफ्ट में आएगा तो y टू द पावर -3/4 बन जाएगा। हाँ सर। और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। लिमिट्स जब x 0 था तब y भी 0 था क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा था। हाँ सर। x 0 था तब y भी 0 था। और जब x किसी भी जनरल x के इक्वल होगा तब y भी कोई भी जनरल y बन जाएगा। इसको सॉल्व करके मुझे y इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर -3/4, y टू द पावर -3/4 + 1 अपॉन 1/4 -4 + 1 है ना। लिमिट 0 से y, y/4 सर। करेक्ट। और dx का इंटीग्रेशन x, तो ये y टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 होगा। एंड डिवाइडेड बाय 1/4 मतलब मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 4 टाइम्स y टू द पावर 1/4 विल बी इक्वल्स टू x। तो y को मैं x/4 टू द पावर 4 इस तरीके से लिख सकता। ये अपन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल गई। सेकेंड पार्ट का आंसर। सर क्वेश्चन में x क्या था? x कोई भी जनरल x हो सकता है, x कोऑर्डिनेट। ये जो जनरल पॉइंट मैंने बी चूज किया था ना उसका x कोऑर्डिनेट और उसका y कोऑर्डिनेट y था। प्रोजेक्टाइल दिया मोशन हुआ में क्या भी ये दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकलने का मतलब ये होता है कि अपन को कोई भी एक जनरल पॉइंट चूज करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हो। तुमने प्रोजेक्टाइल में भी तो ऐसे ही किया था ना, कोई भी एक जनरल पॉइंट चूज किया था और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लिखे थे और सॉल्व करके टाइम को एलिमिनेट किया था और y और x में रिलेशन निकाला था। मेन टारगेट तो यही है ना, y और x में रिलेशन निकालो। तो यहाँ पे भी अपन किसी भी जनरल y और किसी भी जनरल x में रिलेशन निकाल रहे और इसी को अपन क्या बोल रहे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सेकेंड पार्ट का रिजल्ट। सर वो tan थीटा x कैसे निकाला सर? वो मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं समझे सर, आप बता सकते हैं? वो सॉल्व करके देखो यार, तुम खुद से सॉल्व करो यश। कैलकुलेट सर काफी आसान कैलकुलेशन है, जब तुम खुद से लिखोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके ये सर। ट्रायंगल बना लो, कॉस से फिर तुम tan निकाल सकते हो इजीली, बस इसी को अप्लाई करना। सर वो किया सर। क्या बोल रहे हो? एक बार लिख के सॉल्व करना यार, अगर नहीं समझाओ तो फिर मुझे पूछ लेना अगले क्लास में, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स x1, y1 ऑफ द पॉइंट P वेयर द रे इंटरसेक्ट्स द अपर सरफेस। तो अपर सरफेस को इंटरसेक्ट करने के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब ये ऊपर वाले सरफेस पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा पॉइंट P पे, पॉइंट P पे y कोऑर्डिनेट 1 होगा और x कोऑर्डिनेट x मान लेते। और मुझे ऑलरेडी y और x में रिलेशन पता है, तो इस रिलेशन में अगर मैं y को 1 पुट कर दूं, थर्ड पार्ट के लिए y को 1 पुट कर दो तो सॉल्व करने पर तुम्हें x मिल जाएगा। x/4 विल बी इक्वल्स टू 1। तो थर्ड पार्ट का आंसर x विल बी 4। एंड फोर्थ पार्ट। सर थर्ड पार्ट में क्या पूछा था सर? x की वैल्यू पूछी थी। पॉइंट P पे वो जहाँ पे बाहर निकलेगा वहां पे x की वैल्यू क्या होगी। ओके सर, तो फिर आपने y1 क्यों पुट किया? एयर मीडियम है इसके लिए। तुम बताओ क्यों किया। एयर मीडियम। ये थिकनेस दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर। 1 मीटर दिया है ना इसका थिकनेस। अच्छा 1। तो P का y कोऑर्डिनेट 1 होगा ना। हाँ यस सर। तो इसीलिए y को 1 पुट कर दिया। समझ आया अभी? और जो अपन यस को सर। इक्वेशन मिला था उसी में y को 1 डाल दो तो उससे तुम्हें x मिल जाएगा। थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा इससे। थर्ड पार्ट में वही पूछा, वो जिस भी पॉइंट पे निकल रहा होगा पॉइंट P पे उसके कोऑर्डिनेट्स बता। तो y तो अपन को ऑलरेडी पता है, y तो 1 होगा, ये ऑब्वियस है।
और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में y को 1 पुट करके तुम्हें x भी मिल जाएगा। ओके देखो अभी इसके फोर्थ पार्ट का आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? जब रे इससे बाहर निकलेगी, बाहर निकलने पर वो वापस एयर में जा रही, तो एनी गेसेस क्या आंसर होगा फोर्थ पार्ट का? जब वो वापस एयर में जाएगी तब किस तरीके से ट्रेवल करेगी, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? Parallel to x-axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वापस वो 90 हो जाएगा। सबको Yes, याद है अगर स्टार्टिंग मीडियम और फाइनल मीडियम सेम हो तो जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे था फाइनल इमर्जेंट रे उसी के पैरेलल हो जाएगा। तो जब यहाँ से रे निकलेगी ये इस तरीके से जाएगी, ये फोर्थ पार्ट का आंसर होगा। दिस इज द फाइनल इमर्जेंट रे, क्योंकि जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे था वो एयर में था, उसका एंगल 90 था, तो फाइनल इमर्जेंट रे भी एयर में है तो इसका भी एंगल 90 होगा। ओके ये क्वेश्चन प्लीज एक बार खुद से समझ के सॉल्व करना, तभी समझ पाओगे। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सारी चीजें शायद समझ में आ रही है, और अगर नहीं भी आ रही है तो भी एक बार खुद से सॉल्व करके देखो, कैलकुलेशन वाला पार्ट तभी तुम समझ पाओगे। सर Okay. इंसिडेंट भी एयर में और इमर्जेंट भी, तो फिर दोनों पैरेलल है, ऐसा कैसे? ये पढ़ा था ना अपन ने लास्ट लेक्चर्स में, हाँ सर सॉरी। एक बार रिवाइज कर लो यार लास्ट लेक्चर्स, ठीक है। अच्छा अभी एक नया कॉन्सेप्ट पढ़े अपन, नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं अपना। रिफ्रैक्शन एंड टीआईआर वाला कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। नाउ वी विल स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन एट स्फीयरिकल सरफेस, और इसी का जो थियरी है वो अपन लेंसेज में आगे यूज करेंगे। लेंसेज अभी तक अपन ने स्टार्ट नहीं किया, आज भी नहीं करेंगे, ये लेंसेज से पहले वाला कॉन्सेप्ट है, रिफ्रैक्शन एट स्फीयरिकल सरफेस। अब तक अपन ने जितने भी एग्जांपल्स देखे थे उन सारे एग्जांपल्स में रिफ्रैक्शन कैसे सरफेस पे हो रहा था? प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस, फ्लैट सरफेस Plane. है ना, सब जगह फ्लैट सरफेस है। लेकिन अगर मान लो जो इंटरफेस है, दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाला इंटरफेस, अगर वो खुद भी स्फीयरिकल शेप का रहा, कर्व शेप का रहा, तो उसके इसमें इमेज किस तरीके से बनेगा, उसी का अपन डेरिवेशन दिख रहे हैं। इस डेरिवेशन में ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया हुआ है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और फाइनली इमेज यहाँ पे बन रहा है। और क्योंकि स्फीयरिकल शेप का है, स्फीयरिकल शेप के लिए एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रहेगा, तो इसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर मान रहा हूँ। और इंटरफेस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस कैसा होगा, क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इसको मैं r मान सकता हूँ। और साइन कन्वेंशन यहाँ पे भी अपन सेम फॉलो करेंगे। अपन ने किसको पॉजिटिव माना था? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे राइट की तरफ है, तो राइट को अपन पॉजिटिव मान लेंगे और लेफ्ट नेगेटिव होगा, ठीक है। सबको मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन याद है? मिरर फॉर्मूला में भी अपन ने ऐसा ही कुछ किया था, तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो रेज इंसिडेंट है वहां पे एक नॉर्मल बना दो, मुझे बताओ स्नेल्स लॉ खाली प्लेन सरफेस पे एप्लीकेबल होगा या किसी भी सरफेस पे? Any surface. It is Any applicable for surface. any surface. Just like laws of reflection is applicable for any surface, वैसे ही स्नेल्स लॉ भी तुम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। बस तुम्हें प्रॉपर तरीके से नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन करना आना चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मल मैंने बना दिया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और इस पे अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँ तो अपन को μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r मिल जाएगा। और यहाँ पे भी अपन पैरेक्शियल रेज अज्यूम करें, पैरेक्शियल रेज याद है ना सबको, वेरी क्लोज टू द एक्सिस, दैट मींस दिस एंगल्स विल बी वेरी स्मॉल, i और r बहुत ही छोटे होंगे। और अगर एंगल्स बहुत ही छोटे तो साइन ऑफ i को अप्रोक्सीमेटली i मान सकते और साइन ऑफ r को अप्रोक्सीमेटली r, राइट? Yes, sir. एंड ट्राइंगल OAP देखो, ट्राइंगल OAP, इस पे अपन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। ट्राइंगल, सॉरी नॉट OAP, गलत दिया हुआ है, ये OAC होना चाहिए, P तो है ही नहीं। ट्राइंगल OAC को ऑब्जर्व करो, उसमें उस ट्राइंगल में तुम देख पा रहे हो I जो है वो अल्फा प्लस बीटा होगा, यस सर, अल्फा प्लस बीटा आर द इंटीरियर एंगल्स एंड I इज द एक्सटीरियर एंगल। और वैसे ही ट्राइंगल
IAC, ट्राइंगल IAC में बीटा विल बी इक्वल्स टू गामा प्लस आर, बीटा विल बी इक्वल्स टू गामा प्लस आर। हाँ यस सर यस। ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से लिख पा रहे, और बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस आर को मैं मैनिपुलेट करके आर इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा लिख रहा हूं। तो इक्वेशन 2 में मुझे आई की वैल्यू पता है और इक्वेशन 3 में आर की वैल्यू पता है। और याद करो मिरर फॉर्मूला में अपन ने ये सारी चीजें देखी थी, तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो इसको? अल्फा को अप्रोक्सीमेटली tan अल्फा लिख दो इक्वल्स टू AP अपॉन OP, बीटा को अप्रोक्सीमेटली tan बीटा एंड गामा को tan गामा। देखो ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है सबको? एग्जैक्टली फॉर्मूला में देखा था। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के रिजल्ट्स अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, इक्वेशन 1 में μ1 टाइम्स आई था और μ1 टाइम्स आई के बदले μ1 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा लिख दो, क्योंकि आई की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू μ2 टाइम्स आर, और आर के बदले बीटा माइनस गामा लिख दो, और अल्फा बीटा और गामा इनकी वैल्यूज डाल दो इधर। इनकी वैल्यूज डालने पर सारे न्यूमरेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, AP, ये सारे APs कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी जो डायमेंशन आ रहे OP, CP एंड IP, इनको विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन इनपुट कर दो। OP मतलब क्या? OP मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होगा मगर इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो माइनस u ले लो। इस केस में r इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन तो प्लस r, और v भी पॉजिटिव में आ रहा है तो प्लस v। तो इन सारे टर्म्स को रीअरेंज करने पर जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस पर्टिकुलर सब टॉपिक में वो ये होगा। आफ्टर मिरर फॉर्मूला दिस इज दिस सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे अपन मिरर फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे थे सारे एग्जांपल्स में, वैसे ही अपन ये वाले फॉर्मूले को बार बार यूज करेंगे फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। इस फॉर्मूला में u मतलब क्या? ऑब्जेक्ट मतलब इमेज डिस्टेंस, Yes, sir. r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये सारे वैल्यूज अपन कैसे इनपुट करेंगे? विद प्रॉपर साइन, साइन के साथ इनपुट करना है। साइन कन्वेंशन सेम फॉलो करेंगे जो पहले करते आ रहे थे, विद प्रॉपर साइन। और एक और चीज देखो, यहाँ पे μ1 और μ2 ये दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है। मिरर्स के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैटर नहीं करता था, इट डजंट मैटर कैसा भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, बट रिफ्रैक्शन में मैटर करेगा। और μ1 मतलब कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? μ1 मतलब इंसिडेंट रे जिस भी मीडियम में ट्रेवल कर रही थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड μ2 मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे ट्रेवल कर रही होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो देखो डेरिवेशन अगर नहीं ध्यान में रखा तो भी चलेगा, अपन ऑब्वियसली बार बार डिराइव नहीं करेंगे, तो मैं ये फॉर्मूला मेमोराइज करना होगा, इसी को अपन बार बार अप्लाई करेंगे। μ2 सर by कॉनकेव हाँ बोलो। कॉनकेव मिरर के लिए भी है ये? नहीं रे, मिरर के लिए अपन ने अलग फॉर्मूला देखा था ना, v by मिरर को मतलब कॉनकेव सरफेस के लिए तो नहीं हाँ, होगा ना सर? सरफेस कैसा भी होने दो चलेगा, कॉनकेव सरफेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बस वहां पे r का साइन चेंज हो जाएगा। अगर मान ले सरफेस ऐसा होता तो इसका जो यस सेंटर सर, ऑफ तो फिर कर्वेचर है वो ये यहाँ पे डायग्राम कैसे बनता सर? डायग्राम शायद थोड़ा अलग बन जाता एंड डेरिवेशन में शायद स्लाइट चेंजेस आते, मगर अपन सेम रिजल्ट अप्लाई कर पाएंगे उसमें भी। ओके सर। वापस उसको रिपीट करके मैं वो नहीं बता रहा हूँ, वो पार्ट टाइम वेस्ट करेंगे उसमें अपन, बट डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला सर ठीक है। बोलो भाई सर आदित्य। सर कौन सर कॉनकेव मिरर के केस में सर फिर आर नेगेटिव होगा ना? मिरर मत बोलो, हाँ सर इंटरफेस बोलो। सरफेस। हाँ उसके लिए r नेगेटिव हो जाएगा। सर मतलब मिरर का उल्टा हो जाएगा ना सर? मिरर्स का उल्टा कैसे हो जाएगा? सर मिरर के लिए पॉजिटिव रहता ना? कॉनकेव मिरर के लिए भी अपन r नेगेटिव लेते थे ना, सेम ही तो है। सर कॉनकेव के लिए पॉजिटिव होगा ना सर? मतलब एक बार रिवाइज कर लो वापस, मिरर्स वाला पार्ट देख लो नोट्स। कॉनकेव मिरर में अपन r नेगेटिव लेते थे ना, r और फोकल लेंथ। यस सर। तो सेम तरीका कॉन्वेक्स में सेम चीज पॉजिटिव। यहाँ पे भी अप्लाई कर दो, सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर दो। अगर ये इंटरफेस है और ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो रेज ऐसे ट्रेवल कर रही, तो ये वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानूंगा, और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r नेगेटिव हो जाएगा, राइट? सर इस एग्जांपल्स में अप्लाई करके देखते हैं। बताओ कुछ पूछना है?
सर हमने इधर डेरिवेशन के टाइम जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है उसको नेगेटिव डाला है, तो मतलब अप्लाई करते समय हमें उसको पॉजिटिव नहीं यूज नहीं करके नहीं, अप्लाई करना होगा देख ना? अपन ने जब ज्योमेट्री यूज किया तब तो अपन सारे डायमेंशंस पॉजिटिव मान रहे थे ना। नहीं सर, बट इधर ओपी के जगह यहाँ पे माइनस यू दिया है सब्स्टिट्यूशन के टाइम डेरिवेशन में। ओपी की जगह माइनस यू इसीलिए दिया है क्योंकि देख ओपी तो पॉजिटिव है ना। ओपी क्या है, ओपी पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? ओपी डिस्टेंस है, हाँ सर। तो ओपी शुड बी पॉजिटिव। यस सर। तो ओपी को मैं माइनस यू इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जब मैं फॉर्मूला में वैल्यूज डालूंगा, वैल्यूज डालते समय अगर मैं कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ तो उस समय मैं यू को नेगेटिव डालने वाला हूँ। अगर मान ले डिस्टेंस 5 होता तो मैं यू को -5 डालता, तो माइनस यू जो है वो माइनस ऑफ -5 +5 हो जाता। ओके। समझा अभी? हाँ सर। तो अपन समझा। ताकि विद प्रॉपर साइन डाल पाए इसलिए अपन ये ऐसा तरीका फॉलो कर रहे हैं, सच दैट जो भी सर अपन को रिजल्ट मिल रहा है उसमें अपन विद प्रॉपर साइन डालेंगे सारे वैल्यूज। सर तो ये फॉर्मूला ओके में सर, समझा। ऑलरेडी साइन के साथ ही सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो डायरेक्ट वैल्यूज ही इनपुट करना है ना। नहीं भाई, मैंने वही चीज तेरे को समझाई इधर, मुझे साइन के साथ डालना है इसलिए मैंने ये साइन इंट्रोड्यूस किया इधर। ओपी पॉजिटिव है, ओपी पॉजिटिव है ना, ओपी तो लेंथ है, डिस्टेंस है, यस सर। वो पॉजिटिव होगा। तो जब मैं इसको माइनस यू डाल रहा हूँ, जब मैं ओपी को माइनस यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेरे दिमाग में ये थॉट है कि जब भी मैं यू की वैल्यू डालूंगा मैं विद प्रॉपर साइन नेगेटिव डालूंगा, तभी तो माइनस यू माइनस ऑफ माइनस अच्छा प्लस हाँ होगा। हाँ सर समझ गया। अच्छा माइक ऑफ कर दो यार अभी, बोला तो है तो पहले कौन है? है अभिषेक, अभिषेक टाइमर है क्या ये? ओके चलो, इस पे एक एग्जांपल। सर वो मुझे नहीं समझा कि इधर ये लोग ने माइनस यू क्यों पुट किया है। ओपी पॉजिटिव होगा वो समझा, लेकिन ये लोग ने माइनस यू पहले से क्यों पुट किया है? ये एग्जांपल नहीं समझा क्या मैंने तेरे को बताया जो इधर? नहीं सर। ओपी पॉजिटिव होगा ये समझ में आता है तुझे? ओपी लेंथ है ना। हाँ ये सर, वो लेंथ है, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर तू कन्वेंशन के साथ जब ओपी को पुट करेगा, ओपी डिस्टेंस, तू नेगेटिव पुट करेगा या पॉजिटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव पुट करेगा ना, तो इसीलिए मैंने ओपी को माइनस यू डाल दिया क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं यू की वैल्यू डालूंगा फॉर्मूला में तो यू को तो मैं नेगेटिव डालूंगा, तो यस नेगेटिव सर। डालने पर माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ओपी तभी पॉजिटिव आ पाएगा जब मैं यू को नेगेटिव डालूंगा। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए मैं विद प्रॉपर साइन ही यूज करूंगा ना, मैंने इसी तरीके से इसका डेरिवेशन किया सच दैट मैं जब उस फॉर्मूला को यूज करूंगा आई विल इनपुट ऑल द वैल्यूज विद प्रॉपर साइन। हाँ यस सर, समझ गया मैं। ओके, ये एग्जांपल देखो, इसमें इसको ये फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज केप्ट इन एयर एज शोन इन द फिगर। ओ को एयर में रखा है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लो, और जो कर्व पाथ है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20, और दूसरे साइड पे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33, तो इसको 4/3 मान लो। और हमें पता लगाना है कि इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा, तो फॉर्मूला क्या है, n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। n2 क्या लेंगे, 1 या 4/3? n2 सर जो है वो 4/3। 4/3 4/3 करेक्ट, और n1 1 ले लेंगे और u को अपन क्या लेंगे, -40, u यस सर। नेगेटिव होगा, इक्वल्स टू n2 4/3 -1 अपॉन r। r क्या लेंगे, +20 या -20? प्लस प्लस। कौन सा डायरेक्शन, पॉजिटिव? राइट। राइट, पॉजिटिव। माइनस लेंगे, तो माइनस। r को माइनस -20 ले लेंगे, तो इसको सॉल्व करो, 4/3v प्लस 1/40 इक्वल्स टू 4/3 -1 मतलब 1/3, तो 1/-60, और 1/40 को यहाँ ले जाके -1/40 कर दो, और -1/20 कॉमन ले लो, तो अंदर 1/3 प्लस 1/2 बच जाएगा। दिस इज 2 + 3 5/6, तो ये -1/24 आ जाएगा। सर आपने इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव क्यों लिया सर? मैंने इमेज डिस्टेंस कुछ भी नहीं लिया, इमेज डिस्टेंस तो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, और कैलकुलेट करने के बाद मुझे ये -32 के इक्वल आ गया।
हाँ सर, हाँ। और -32 आने का मतलब इमेज कहाँ बन रहा होगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। इमेज लेफ्ट। लेफ्ट में बन रहा होगा, इसका मतलब इंटरफेस, देखो ये सारे डिस्टेंस इंटरफेस से ही होंगे, तो जो फाइनल इमेज है 32 मतलब यहाँ पे कहीं तो बन रहा होगा, ये डिस्टेंस 32 होगा, राइट? सबको समझ में आया ये एग्जांपल कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने? सर मतलब यहाँ Yes, टोटल sir. इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ? नहीं, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बना। देखो ये अच्छा सवाल पूछा तुमने। इमेज लेफ्ट में बनने का रीजन कुछ ऐसा होगा कि जब रेज यहाँ से जाएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद रेज ऐसे चली जाएगी, और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा उसको लग रहा होगा कि रेज यहाँ से आ रही। सर ये तो लेंस सर वापिस लेंस की बोलो तरह ना हो क्या गया बोला। ना? मैं वापस बता रहा हूँ, देखो सर ये लेंस की तरह हो गया ना? लेंस में भी ऐसा ही कुछ होगा, वो अपन बाद में देखेंगे। देख, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और अगर इमेज भी यहीं पे बन रहा है तो सिचुएशन क्या होगी, जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, और रिफ्रैक्शन के बाद रेज ट्रेवल कहाँ करेगी, लेफ्ट या राइट? ट्रेवल तो राइट में ही करेगी ना, राइट। हाँ ट्रेवल तो राइट में करेगी। रिफ्लेक्शन में वो रिटर्न आती थी, बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन में रेज ट्रेवल तो राइट में ही करने वाली, इसी तरफ जाने वाली। यस सर। और इस तरफ जाने के बावजूद अगर इमेज लेफ्ट में बन रहा है मतलब द रेज आर अपीयरिंग टू कम फ्रॉम दैट इमेज, तो ये ट्रेस इमेज बैक। कैसा होगा, रियल की वर्चुअल? वर्चुअल। ये वर्चुअल इमेज। वर्चुअल। देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी अपन डिफाइन कर लेते हैं। मिरर्स के केस में तुम्हें याद होगा अपन ने कैसा साइन कन्वेंशन डिफाइन किया था। मिरर्स के केस में यू नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट, यू यस सर। पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, याद है ये वर्चुअल सब? ऑब्जेक्ट। यस सर। हाँ सर। मिरर्स में वी नेगेटिव मतलब रियल इमेज होता था, हाँ सर। क्योंकि वहां पे रेस को मीट करने के लिए लेफ्ट में मीट करना होगा, क्योंकि हाँ रेस सर। वापस रिटर्न आ रही, और वहां पे वी पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज। मगर यहाँ पे अगर मैं स्फेरिकल रिफ्रैक्शन की बात करूं, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में यू का कन्वेंशन तो सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट के लिए जो कन्वेंशन है वो मिरर्स जैसे ही मैच करेगा। यू नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट। एक सेकंड, ये कन्वेंशन अपन सेम कॉपी कर सकते हैं इधर। यू नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट, यू पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे इमेज के लिए कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा। ये सब देख पा रहे हो? रियल इमेज के लिए वी कैसा होना चाहिए था? पॉजिटिव। रियल इमेज के लिए वी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। और वर्चुअल इमेज के लिए वी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखना। यस वी सर। नेगेटिव मीन्स वर्चुअल इमेज, एंड वी का पॉजिटिव होना मतलब रियल इमेज, क्योंकि वी का पॉजिटिव होना मतलब इमेज राइट में मीट करेगी, एंड राइट में अगर इमेज बन रहा है मतलब रेज एक्चुअली मीट कर रही है, और अगर इमेज लेफ्ट में बन रहा है तो रेज अपीयर टू मीट हो रही। ओके, अपन ने स्फेरिकल मिरर्स में मैग्निफिकेशन का भी एक फॉर्मूला डिराइव किया था। सेम तरीके से अपन रिफ्रैक्शन में भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h नॉट मान रहे हैं अपन, और हाइट ऑफ इमेज hi, इमेज यहाँ पे बन रहा है। मैग्निफिकेशन के दो टाइप्स अपन ने देखे थे, सेम दो टाइप्स यहाँ पे भी होगा, लैटरल या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एंड लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को अपन ने कैसे डिफाइन किया था? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वाज माइनस वी बाई यू। नहीं, वो मिरर में था, बट बेसिक डेफिनेशन तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था ना, जो हर जगह एप्लीकेबल Yes, होता है। sir. मिरर में दैट फॉर्मूला केम आउट टू बी माइनस वी बाई यू। वो फॉर्मूला खाली मिरर्स के लिए था, स्फेरिकल मिरर्स। बट यहाँ पे स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में क्या फॉर्मूला होगा उसको अपन डिराइव कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डेरिवेशन कैसे करेंगे? पॉइंट पी पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, where I is angle of incidence, R is angle of refraction. यस सर। तो स्नेल्स लॉ से μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r, एंड sin i को मैं अप्रोक्सीमेटली tan i मान सकता हूँ, विच इज ab अपॉन ap। वैसे ही sin r को अप्रोक्सीमेटली tan r मान लो, a डैश b डैश अपॉन a डैश b,
तो साइन आई और साइन आर ये दोनों वैल्यूज अगर अपन इस वाले इक्वेशन में डाल दें तो ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा μ1 into sin I which is same as tan I which is AB upon AP equals to μ2 into sin R which is A dash B dash upon A dash B, right? AB मतलब क्या? AB मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, AP मतलब माइनस यू, देखो यहाँ पे भी साइन के साथ डाल रहे, HI मतलब हाइट ऑफ इमेज जो कि माइनस HI होगा एंड A dash P मतलब V। तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करने पर अपन को ये फॉर्मूला मिल रहा है HI अपॉन H0 इज μ1 अपॉन μ2 टाइम्स V by U। ये रिजल्ट याद रखो, सर साइन के साथ पुट करना है ना? साइन के साथ, V और U दोनों साइन के साथ। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज μ1 अपॉन μ2 V by U। यहाँ पे μ1 और μ2 तो हमेशा पॉजिटिव होंगे ना? हाँ सर, तो रेशियो। तुम देख पा रहे सर हो ये अगर कॉनकेव इंटरफेस के लिए भी एप्लीकेबल होगा? हर एक के लिए एप्लीकेबल है। इफ V and U are of same sign, if V and U are of same sign मतलब मैग्निफिकेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इरेक्ट। पॉजिटिव। यस, पॉजिटिव मतलब इरेक्ट इमेज बनेगा। और सेम साइन का होने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल। यस सर। क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल है तो U नेगेटिव और V भी नेगेटिव मतलब वर्चुअल इमेज। तो ये वाला सिचुएशन होगा। और अगर V और U ऑपोजिट साइन के हैं तो मैग्निफिकेशन इन्वर्टेड। जो कि इस डायग्राम में तुम्हें दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में ये वाला केस है जो अभी मैं लिख रहा हूँ, इन्वर्टेड होगा। और इस केस में अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज भी रियल बन जाएगा। ओके सर तो इसमें दो ही केसेस होते हैं ना? हाँ, ये दो केस याद रखो। और ये मतलब अलग से याद रखने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो तुम अपने आप से ऑब्जर्व कर सकते हो वो सारी चीजें। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अगर मान लो ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, अपन ने मिरर्स में भी किया था ना ये, फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट साइज को अपन du मान सकते एंड इमेज साइज को अपन dv मान सकते, बहुत ही छोटे डायमेंशंस के लिए। मतलब ऐसा कुछ होगा, ये अगर स्फीयरिकल इंटरफेस है और ऑब्जेक्ट ऐसा है, बहुत ही छोटा डायमेंशन दिया हुआ है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली du मान लो। और इसका जो इमेज बनेगा कहीं पे भी, मान लो इमेज यहाँ पे बन रहा है डीवी। तो इसका जो साइज है वो dv। एंड लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड बाय dv अपॉन du, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड dv अपॉन du निकालने के लिए जो भी स्फीयरिकल रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला था उसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर चेन रूल अप्लाई कर दो। μ2 तो कांस्टेंट होगा, 1 अपॉन v का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर टाइम्स dv बाय du। एंड सेकेंड टर्म μ1 अपॉन u का डिफरेंशिएशन प्लस μ1 अपॉन u स्क्वायर, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम ये फॉर्मूला मेमोराइज करो, ये तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके खुद से निकाल सकते हो। μ1 अपॉन μ2 टाइम्स v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। और इसी को अगर तुम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो मैं μ2 अपॉन μ1 ये स्टेप लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय μ1 अपॉन μ2। यस सर। और μ1 अपॉन μ2 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि v अपॉन u के स्क्वायर के अंदर चला जाएगा। एंड दिस टर्म वाज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, राइट? तो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, μ2 अपॉन μ1 टाइम्स ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ओके सर ये वहाँ पे m लेटर इज इक्वल टू dv बाय du के बाद क्या किया सर? वो आपने ग्रीन में हाईलाइट किया। ग्रीन में हाईलाइट किया ये वाला, हाँ सर। ये तो फॉर्मूला है ना स्फीयरिकल रिफ्रैक्शन वाला, उसको यूज कर रहे हैं। और इसको फिर डिफरेंशिएट कर दिया,
डिफरेंशिएट करने के बजाय तुम ऐसे डिफरेंशियल ऑपरेटर भी लगा सकते हो, डी ऑफ म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू डी ऑफ आर एच एस। आर एच एस तो कांस्टेंट था ना, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इज अ कांस्टेंट, तो इसका डी 0 हो जाएगा। एंड डी ऑफ म्यू टू बाई वी इसको माइनस म्यू टू बाई वी स्क्वायर टाइम्स डी वी लिख सकते हो। याद है ये स्टेप्स अपन ने मिरर फॉर्मूला में भी अप्लाई किए थे। माइनस म्यू वन टाइम्स डी ऑफ वन अपॉन यू मतलब माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर टाइम्स डी ऑफ यू, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करके dv अपॉन du निकाल लो, तो dv अपॉन du का ये फॉर्मूला आ जाएगा। समझा अभी? सर वो स्पेरिकल रिफ्रैक्शन को कैसे यूज किया वो मुझे नहीं समझा। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला तो डिराइव किया था ना अपन ने, ये फॉर्मूला तो पता है तुझे? हाँ सर। इसी फॉर्मूला पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं अपन, जैसे मिरर फॉर्मूला में अपन ने अप्लाई किया था, सेम। ओके सर। और सॉल्व कर लो इसको, कैलकुलेशन वाला हाँ पार्ट सर, हाँ आ समझ जाएगा गया। ना अभी। यस सर। ठीक है, तो दिस इज लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। इस पे एक एग्जांपल कर लेते, थोड़ा सा 5 मिनट एक्सटेंड होगा लेक्चर, बट एक एग्जांपल समझ लो, तो जो दूसरे एग्जांपल्स होंगे वो तुम खुद से बाद में ट्राई कर सकते हो फॉर होमवर्क। ये वाला एक एग्जांपल अपन अभी सॉल्व कर लेते। देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज इनसाइड अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर बना लो, इसका रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर्स। अच्छा तुम्हें खुद से ट्राई करना है, अभी करूँ बताओ? काफी लोग मुझे चैट पे बोल रहे हैं कि आज छोड़ दो अभी। सर कर दो ना। एक करना है, चलो कर ही लेते। चलो सवाल में इसका रेडियस दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2। When the object is viewed from the air, from the nearest surface, मान लेते हैं कि ये स्फीयर का सेंटर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर नियर सरफेस से व्यू कर रहे, नियर सरफेस कौन सा होगा, लेफ्ट या राइट? ऑब्जेक्ट को अगर मैं नियर सरफेस से व्यू कर रहा हूँ, नियर वाले सरफेस से देख रहा हूँ, लेफ्ट। लेफ्ट वाला सरफेस होगा। तो जब लेफ्ट वाले सरफेस से ऑब्जेक्ट को देख रहे, ये वाले सरफेस से, तो उस समय वो दिखाई दे रहा है 5 सेंटीमीटर पे। 5 सेंटीमीटर पे दिखाई देना मतलब ये इमेज का डिस्टेंस है कि ऑब्जेक्ट का? इमेज। appears to be at 5 सेंटीमीटर, मतलब ये इमेज का डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सरफेस, मतलब इमेज यहीं पे कहीं तो बन रहा होगा I1। यस सर। ये 5 होगा। और ऑब्जर्वर कहां से देख रहा होगा? यहां से देख रहा होगा, ये ऑब्जर्वर होगा। तो अगर ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट O का इमेज I1 पे अगर देख रहा है, तो इंसिडेंट रेज किस तरफ ट्रेवल कर रही है, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? राइट। लेफ्ट की तरफ। इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही होगी ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लग रहा होगा कि रेज I1 से आ रही है, तभी I1 पे इमेज बना होगा और ऑब्जर्वर को लग रहा होगा कि वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये पहला केस समझ में आया सबको? यस सर। और पहले केस में अगर मैं स्फेरिकल रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ, तो कौन सा डायरेक्शन मुझे पॉजिटिव मानना चाहिए? लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट को पॉजिटिव मानना चाहिए, वेरी गुड। और राइट नेगेटिव होगा। और यहाँ पे u की वैल्यू पता नहीं है मुझे, बट v पता है। v कितना? -5 हाँ सर। -20। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r, इसको सॉल्व करके तुम्हें u मिल जाएगा। हाँ सर। u मतलब ये वाला डिस्टेंस तुम्हें पता चल जाएगा। और सेकेंड केस में इसी ऑब्जेक्ट को जो फारदेस्ट सरफेस है उससे देख रहे, मतलब यहां से देख रहे होंगे सेकेंड केस में। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में अगर ये ऑब्जर्वर है और अभी ये ऑब्जेक्ट को अगर देखेगा, तो इसके लिए रिफ्रैक्शन वाला सरफेस जो है वो ये बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट तो यही रहेगा इसके लिए भी।
तो यहाँ से जो रेज है वो सर ऐसे, ऑब्जर्वर उधर कैसे आया वो नहीं समझा। वो सवाल में दिया है यार, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। फाइंड द apparent distance of object when it is seen through the farthest curved surface। farthest curved surface यही होगा ना ऑब्जेक्ट से, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसे हाँ सबसे हाँ सर दूर वाला समझा curved मुझे। surface ये होगी। तो ये यस सर। ऑब्जर्वर अभी यहाँ पे अपने डाल दिया, और जब ये वाला ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को दिखेगा तो इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, इसके लिए लेफ्ट पॉजिटिव नहीं, इसके लिए राइट राइट पॉजिटिव। वेरी गुड, इसके लिए राइट पॉजिटिव और लेफ्ट नेगेटिव। अच्छा फर्स्ट केस में n2 क्या और n1 क्या, फर्स्ट केस में एक सेकेंड सर आपका बंद हो गया। अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस यस सर। सर। यस सर। दिस वाज द Yes, फर्स्ट sir. केस। इसमें n2 क्या लेंगे, n2 अपन 1 1 ले लेंगे और n1 1 2 ले लेंगे, क्योंकि रे 2 से 1 में जा रही। और वैसे ही सेकंड केस में भी अपन n2 को 1 लेंगे और n1 को 2 लेंगे, यहाँ पे भी रेस 2 से 1 जा रही। और यहाँ पे u क्या लेंगे, जो भी u यहाँ से आएगा सर 15। उसके करस्पॉन्डिंग ये निकाल लेंगे, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट मी कॉल दिस u1, सो दिस u2 विल बी इक्वल्स टू डायामीटर 40 माइनस u1। 35। 35। वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना भाई, ऐसे ही थोड़ी बोल सकते हैं। यहाँ से जो आंसर आएगा उससे अपन को कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। u1 5 थोड़ी था, वो तो कैलकुलेट करेंगे ना अपन फर्स्ट केस के लिए। सर OI1 5 था ना? हाँ v5 था, तो कैलकुलेट करके तुम u1 निकालोगे और u1 मिल गया तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए भी तुम्हें u मिल जाएगा। एंड सेकंड रिफ्रैक्शन में वापस n2 by v माइनस n1 by u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 by r लगा दो। इसके लिए भी r क्या लेंगे, इसके लिए भी r नेगेटिव ले लेंगे -20। तो सेकंड सरफेस पे जब तुम रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ से तुम्हें v मिल जाएगा। v मतलब इस इंटरफेस से डिस्टेंस जो इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। सबको अप्रोच समझ में आया ये क्वेश्चन का, सॉल्व कर लोगे खुद से अभी? सर सर जो ये साइड म्यू1 मिलने के बाद क्या किया वो नहीं समझा। अच्छा मैं सॉल्व कर लेता हूँ, देखो इसको। रिपीट कर दो ना सर एक बार। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। n2 by v, n2 by v मतलब 1 upon -5 प्लस n1 by u 2 upon u इक्वल्स टू n2 minus n1 1 minus 2 by r। r कितना लेंगे, -20। -20। सॉल्व कर लो इसको, 2 upon u इक्वल्स टू 1 upon 20। एक सेकेंड, ये माइनस साइन था ना इधर, इसको सॉल्व कर लो। पूरे इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो 1 upon 5 प्लस 2 upon u इक्वल्स टू -1 upon 20 आ जाएगा। -1 -4 -5 upon 20, तो -1 upon 4। यहाँ से u -8 आ रहा है, और माइनस आना भी चाहिए था ना, माइनस n मतलब राइट की तरफ ही होगा ऑब्जेक्ट, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस अपन को 8 मिल गया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 32। सर हाँ बोलो। सर O तक का डिस्टेंस 8 है और फिर I तक का 5 कैसे, मैं समझा नहीं। सवाल में दिया है ना यार, यहाँ से जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा उसको 5 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे अपन को इमेज का डिस्टेंस पता है और ऑब्जेक्ट का निकालना है। तो सर O को तो I से भी दूर बनना चाहिए था ना? वो अपन थोड़ी डिसाइड करेंगे यार, वो तो फॉर्मूला से जो आएगा वो डिसाइड करेगा ना, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ी होता है ये। फॉर्मूला से जो आएगा वही आंसर होगा, नजदीक दिखेगा या पास दिखेगा वो अपन खाली देख के प्रेडिक्ट थोड़ी कर पाएंगे।
सर लेकिन लेंथ तो है ना सर 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर से तो सर दूर होगा ना। अच्छा तुम ये वाला डायमेंशन बोल रहे हो, ओके ओके ठीक है। डायग्राम मैंने अप टू स्केल नहीं बनाया, वो ठीक है यार, उसकी फिक्र मत करो कि डायग्राम अप टू स्केल नहीं है। इमेज तुम यही बोल रहे हो ना I1 O के लेफ्ट में होना चाहिए, हाँ सर हाँ। यस सर। बट क्या मुझे सॉल्व करने से पहले पता था ये बात? नहीं सर इसके नो लिए नहीं सर। पता था तो फर्क नहीं पड़ता ना, यस एनीवेज सर। इसको रहने दो वैसे ही। हाँ सर हाँ। सर ओके सर समझा। ठीक है, और सेकेंड रिफ्रैक्शन में u को -32 ले लेंगे। सेकेंड रिफ्रैक्शन जब होगा यस सर। तो उसमें u को -32 लेके तुम v निकाल लोगे ना, यस सर। तो सॉल्व हो जाएगा। अभी सॉल्व करना है इसको, अगर नहीं आ रहा है आंसर तो मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, और इसका सर आ फाइनल जाएगा। आंसर भी मैं तुम्हें भेज दूंगा बाद में नोट्स में, ठीक है? ओके चलो, और कुछ पूछना है किसी को भी, एनी क्वेरीज? सर आपका वो अगला डाउट सेशन कब होगा? मैं कल बता दूंगा सर तुम्हें, कल शेड्यूल आ जाएगा उसके बाद। तो अगले डाउट सेशन में अपन 5 to 8 जो क्विजेस मैंने दिए थे वो डिस्कस करेंगे, हाँ सर। ठीक है? और अभी जो अपन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट में भी मैं तुम्हें एक रिवीजन सेट बना के दे दूंगा, रिवीजन सेट 3, वो तुम सॉल्व कर सकते हो बाद में। ओके सर। सर डिस्कशन थोड़ा लेट रखना सर, अभी अटेम्प्ट नहीं किया तीनों। किसका डिस्कशन? सर 5 6 7 8 कब तक हो जाएगा बताओ तुम? सर नेक्स्ट वीक एंडिंग तक। देखते, ठीक है मैं वीक के सेकेंड हाफ में रख दूंगा, तब तक तो कर लो यार, काफी टाइम हो गया दिए हुए। सर सर हाँ सर, नोट वो जल्दी बाकी भेज देना। सब्जेक्ट ज्यादा होमवर्क देते हैं ना सर सर। अभी एमटीबी है ना? एमटी को तो हाँ टाइम सर सॉरी सर टीडब्ल्यूटी। कौन से टॉपिक पे? ये संडे को है क्या? कल ही है क्या TWT? नो सर अगले 27 संडे। नेक्स्ट वीक है। और कौन से टॉपिक पे? सर फिजिक्स में तो सर सर्कुलर WP मोशन। WP और सर्कुलर WP मोशन। ओके तो तुम बताओ कब रखे डाउट लेक्चर? ये सर नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे तक रखो ना सर। थर्सडे फ्राइडे सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में चलेगा, तब तक कर लोगे? यस हाँ सर। सर। ओके चलेगा, ठीक है मैं तुम्हें संडे को बता दूंगा, ठीक है? चलेगा सर। ओके चलो बाय एवरीवन, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम, बाय।